हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप लोग? आज बेटा जब एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो पीछे के टॉपिक के साथ लिंक कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है उसमें। आप लोगों ने बेटा जी वर्ड पढ़ा था टेक्सोनॉमी, आपने वर्ड पढ़ा था सिस्टमेटिक, पढ़ चुके हैं वर्ड आप दोनों। तो आपने कहा था टेक्सोनॉमी जो है वो 4 बेसिक चीज़ों के बारे में बातें करता है। आपने पहला वर्ड बोला था बेटा जी करेक्टराइजेशन, फिर आपने कहा था आइडेंटिफिकेशन, फिर आपने कहा था बेटा जी यहाँ पे क्लासिफिकेशन, और फिर आपने कहा था बेटा जी नोमेनक्लेचर। आप लोगों ने एक लाइन बोली थी टैक्सोनॉमी डील करता है क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे, बट क्लासिफाई करने के लिए हम चीजों के करेक्टर को पहले, सेट ऑफ करेक्टर को पहले हम चूज करते हैं, और अगर ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन हम करेक्टर्स को चेंज कर दें तो डेफिनेटली क्लासिफिकेशन में जो हमारे ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी से, वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे चेंज हो जाएंगे। ठीक बात है। आपने ये भी कहा है कि करेक्टराइजेशन बेस्ट तभी बनेगा जब हम बेस्ट करेक्टर को चूज करेंगे ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन। अब सोचिएगा, टेक्सोनॉमी का फादर कहलाए कार्लस लाइनस, यानी कि बातें हो रही है बेटा जबकि 70-50s की बातें हो रही है, 70-40s की बातें हो रही है। अब उस टाइम पे साइंस इतनी ज्यादा डिस्कवर ही नहीं हुई थी। तो विद द टाइम जैसे जैसे नई नई डिस्कवरीज होते गई, नए नए हमारे पास इक्विपमेंट्स आते गए, हमने चीज़ों की हायर स्टडी की, हमने चीज़ों का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा, हमने इंटरनल एनाटॉमी को अच्छे से पढ़ना शुरू किया, हमारे और चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होते गए। तो हमने चीज़ों को क्लासीफाई करने के लिए नए नए तरीके यूज कर हमारे पास और बारीक नॉलेज मिलने लगी, और इंटरनल स्टडी करने लगे तो हमारे पास में और डीप नॉलेज आने लगे हमारे पास। तो हमने विद द टाइम अपनी क्लासिफिकेशन को इम्प्रूव करते गए, और जो बेटा जी हमारे लास्ट क्लासिफिकेशन में कमियां थी हमने उनको दूर करके टाइम के साथ हमें नए नए क्लासिफिकेशन को लाते गए। मतलब याद रखो, क्लासिफिकेशन इज एवर चेंजिंग प्रोसेस। ये बेटा हमेशा कैसा प्रोसेस रहा है आपका, एवर चेंजिंग रहा है। तो अब हम बातें करते सर, अगर अब तक की हम बातें देखें टाइम की, तो कितनी बार चेंज हुआ है क्लासिफिकेशन, तो हम उसके बारे में बातें करेंगे आज आपके साथ में। तो आज का अपने टॉपिक की हेडिंग क्या होगी बेटा, यहाँ पे टाइप ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये मैंने वर्ड क्या बोल दिया आपके लिए कि जब आज हमने पढ़ा है कि सर जब शुरुआत की बात की जाए टेक्सोनॉमी की, तो उस टाइम पे दुनिया में कितने किंगडम में हमने टोटल डाइवर्सिटी को डिवाइड किया था। फिर हमारी रिसर्च बढ़ती गई, हमने उसके यहाँ पे नए नए किंगडम्स को इंट्रोड्यूस करते गए, तो क्या क्या वो इंप्रूवमेंट हुए, क्या क्या वो नए नए क्लासिफिकेशन आए, किस किस ने दिए वो यहाँ पे, और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स कहा रही थी यहाँ पे जिसकी वजह से हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बाद यहाँ आया तो क्या क्या चीजों में बदलाव आया, वो सब आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक पे एटलीस्ट आपको 2 लेक्चर मिलेंगे बेटा जी यहाँ पे। आज मैं एक लेक्चर में उसके बारे में बताऊंगा, जो चीज कम रह जाए, जो कुछ बातें ऐसी होंगी जो लेक्चर लंबा होगा तो हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहला बेटा देखो बेटा, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो 9th क्लास में अच्छे से, तो अपने आप को कनेक्ट करो, कुछ नया नहीं है। बस अब मैं उसमें क्या क्या नई बातें ऐड कर रहा हूं उनको पकड़ना है यहाँ पे, बट कुछ कंसेप्ट पीछे का भी अपना यूज करना आप लोगों, जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। सबसे पहले बेटा, सबसे पहला किंगडम क्लासिफिकेशन जब आया उसका नाम क्या था बेटा जी, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये देने वाला साइंटिस्ट जो था बेटा जी वो क्या था यहाँ पे, कार्लस लाइनस। नाउ द पॉइंट राइज कब दिया गया सर, तो मैं कहूंगा इट इज गिवन इन 1758। उसकी एक बुक पब्लिश हुई थी, उस बुक का नाम था बेटा जी यहाँ पे सिस्टमा नेचुरी। उसने एक बुक पब्लिश की, उसका नाम था बेटा जी सिस्टमा नेचुरी बेटा। इस बुक का जो 10th एडिशन था, कौन सा एडिशन बेटा जी, 10th एडिशन। इस एडिशन बेटा जी उसने जो भी दुनिया में ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा जी उनको उसने कहा था कि टोटल जो दुनिया की डाइवर्सिटी है, जो दुनिया में टोटल ऑर्गेनिजम्स है बेटा जी, हम उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
एक कैटेगरी का नाम रखा उसने यहाँ पे बेटा जी प्लांटी, और उसने एक का नाम रखा बेटा जी यहाँ पे एनिमल। मतलब उसने टोटल डाइवर्सिटी, उसने टोटल दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो भी ऑर्गेनिजम्स है बेटा जी, उसको उसने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। उसने कहा ये दो किंगडम है जिनसे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं। और द पॉइंट अराइज, उसने अपनी क्लासिफिकेशन में किन किन कैरेक्टर्स को चूज किया। उसने सबसे पहला कैरेक्टर उठाया बेटा जी यहाँ पे सैलमोन। पहला कैरेक्टर क्या उठाया उसने बेटा सेल, और उसने कहा एनिमल्स डोंट हैव सेल वॉल। उसने कहा प्लांट हैव सेल वॉल। पहला फीचर बेटा जी। दूसरा उसने उठाया बेटा जी लोकोमोशन। इसमें कहा उसने एबल टू मूव। इसका उसने कहा बेटा जी नॉट एबल टू मूव। तीसरा उसने उठाया बेटा जी यहाँ पे न्यूट्रिशन। उसने कहा ये दे डू नॉट ईट, और ये ईट करते हैं। वर्ड को जरा समझना, दे ईट दे डू नॉट ईट। मतलब उसने मेनली देखा कि जो एनिमल्स होते हैं मेनली चीजों को इंगल्फ करते हैं, ये चीजों को मेनली इंगल्फ करते हैं, चीजों को निगलने का काम करते हैं, जबकि ये ऐसे खाते नहीं, निगलते नहीं चीजों को। मतलब इनका कुछ अलग है तरीका खाने का, इनका तरीका कुछ अलग है। ठीक है, मैं उस वर्ड को आगे जाके स्पेसिफाई करूंगा, बट फिलहाल वर्ड को समझना बेटा जी। मैंने कहा दे डू नॉट ईट, दे डू नॉट ईट। उसने कहा दे ईट। अब बात ये हुई कि भाई ये खाते नहीं है तो फिर ये जिंदा कैसे रहते हैं? तो उन्होंने कहा ये अपना खाना अपने आप बना लेते हैं। तो लोगों ने इस कैटेगरी का नाम रख दिया बेटा जी यहाँ पे दे आर ऑटोट्रॉफिक। बट ऐसा उसने वर्ड यूज नहीं किया। वर्ड को समझ के देखो बेटा, उसने वर्ड क्या बोला। ये खाते नहीं है, ये खाते, इस वर्ड का क्या मतलब था? हम अगर देखो ये बात ही हो रही है 70s-80s की, मतलब साइंस अभी तक बहुत ज्यादा डिस्कवर नहीं की है। तो उसने ये कहा कि भाई हम अगर देखें तो हमें ये दिख रहा है एनिमल तो एक होलोजोइक मोड को यूज करके चीजों को इंगल्फ करने का काम करता है, चीजों का होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इनका होलोजोइक मोड नहीं है यहाँ पे, तो ये फिर कैसे? तो भाई ये खाते नहीं है। अभी खाते नहीं फिर जिंदा कैसे रहते? उसने कहा जैसे प्लांट अपना खाना खुद बनाते, तो उसने मतलब यहाँ वर्ड यूज कर लिया ये खाते नहीं है, तो मतलब ये कोई और तरीके से भैया जी लेने का तैयार, अपना मतलब न्यूट्रिशन लेने का कोई और तरीका है। तो हमने उस तरीके का नाम क्या रख दिया यहाँ पे कि वो अपना तरीका खुद अपना अपनाते हैं। यहाँ पे मे बी वो ऑटोट्रॉफिक का, तो हमने यहाँ पे उसका वर्ड लगा दिया। जैसे उसमें मेनली प्लांट बिलोंग करते, तो हमने वहाँ पे एक वर्ड यूज कर लिया बेटा जी दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड दे आर हेटेरोट्रॉफिक। बट वर्ड को समझना, वर्ड किस में बोला गया है यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे चीजें कुछ अलग होने वाली है। ठीक है, ओके। फिर अगला वर्ड आ गया बेटा जी यहाँ पे रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। बाहर का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आता है उसके प्रति रेस्पॉन्ड होता है। तो उसने कहा दे मेनली डू नॉट रेस्पॉन्ड, दे मेनली डू नॉट रेस्पॉन्ड, और उसने कहा दे रेस्पॉन्ड। इस तरह से बेटा जी उसने पूरी डायवर्सिटी को इन कैरेक्टर्स का यूज करते हुए बेटा जी यहाँ पे उसने दो ग्रुप में यूज कर दिया, प्लांट और एनिमल। कैरेक्टर क्या क्या यूज किए? सेल वॉल है या नहीं, सेल के बाद लोकोमोशंस के बारे में बात की, उसने न्यूट्रिशन के बारे में बात की, ये ऑटो है, ये हेट्रो, मतलब ये जैसे प्लांट खाते वो अलग तरीके से खाते हैं, ये अलग तरीके से। हम कहते हैं कि ऑटो है तो ये कैसा हेट्रो है यहाँ पे, और हम कहते हैं दे मेनली डू नॉट रेस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड दे रेस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हुई ये बातें यहाँ पे। अब बातें आती है क्या ये क्लासिफिकेशन सही था या इनसे कौन कौन बिलोंग करता? हम एग्जांपल्स की बात करते हैं यहाँ पे, हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, किसमें किसने उसने किसको रखा है। अब उसने क्या किया, जो भी दुनिया में एनिमल थे
वो सब इस कैटेगरी में आ गए। एंड साथ में यहाँ पे उसने लिख दिया बेटा जी प्रोटोजोआ। पता होगा आप लोगों को आपका क्या नाम है प्रोटिस्टा, जो आप किंगडम पढ़ते हो, प्रोटिस्टा किंगडम में बेटा जी प्रोटोजोआ भी प्रोटिस्टा में आता है। तो उसने कहा ये वर्ड समझ में आ रहा है, प्रोटो मतलब फर्स्ट और जोआ मतलब एनिमल। जब फर्स्ट एनिमल के अगर शुरुआत हम कहीं से मानते तो कहां से मानते हैं बेटा? प्रोटोजोआ से। तो जो भी एनिमल है वो, और साथ में प्रोटोजोआ को उसने रख दिया कहां बेटा जी? एनिमल। यहाँ तो इसमें उसने किसको रखा? इसमें उसने रखा बेटा जी बैक्टीरिया, सब इसमें आ गए, फंगस भी बेटा इसमें आ गया, और साथ में सारे के सारे दुनिया के प्लांट भी नहीं आ गए। अब आ गया लिमिटेशन। ये दिया कब गया था? 1758। किस बुक में दिया? इन द 10th एडिशन ऑफ द सिस्टमा नेचर। अब पॉइंट आता है सर, क्या ये सही था? सही नहीं था। लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए। क्या ऑब्जेक्शन उठाए? यहाँ पे विद द टाइम जब चीज बढ़ती गई यहाँ पे, तो लोगों के पास में जितनी जितनी नॉलेज आती गई, तो हमने इसे सही नहीं माना। हमने इसकी कुछ लिमिटेशंस बताई, हमें कुछ ड्रॉबैक्स बताए कि ये सब किंगडम जो थे ये उसने सही प्लेस नहीं किया, इसमें कुछ कमी है। क्या क्या कमी है? जरा एक एक कमी उठाते हैं। पहली बात, पहले लिमिटेशन, इस ग्रुप का अगर हम झांक के देखें तो टाइप ऑफ सेल सेम नहीं है। लिमिटेशंस को तरीके से पढ़ते हैं। पहले मैंने बोला टाइप ऑफ सेल, मतलब यहां पे बैक्टीरिया जो है बेटा जी इट इज द प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि फंगस और प्लांटी जो है बेटा दे बोथ आर द यूकैरियोटिक सेल। मतलब अगर हम सेल को ही देख रहे हैं, और हमने सेल वॉल को तो देख लिया यहाँ पे, बट अगर हम सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को झांक के देखें तो भाई ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। मतलब पहले लिमिटेशन आ गई, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल आर प्लेस्ड टुगेदर इन द सेम किंगडम, दैट इज प्लांटी। पहला ड्रॉबैक आ गया। दूसरा ड्रॉबैक, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी का डिजाइन कैसा, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो आपने कहा सर यहां पे बैक्टीरिया जो है इट इज यूनिसेलुलर, मतलब इसमें कोई टिश्यू ही नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है? सेल्स का बना, वो भी कितने सेल्स का? एक सेल का बना है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे हम देखें प्लांट के अंदर और फंगस के अंदर बेटा लूज टिश्यू प्रेजेंट है बेटा जी यहाँ पे, और एक मल्टी सेलुलर है नेचर में यहाँ पे। और प्लांट भी कैसे है बेटा जी? यहाँ पे मल्टी सेलुलर है, इसमें भी बेटा टिश्यू भी है, ऑर्गन भी। मतलब अगर हम इनके बॉडी डिजाइन को देखें, हम इनके अगर बॉडी डिजाइन को देखें तो वो भी मैच नहीं करता। सेकंड प्रॉब्लम, क्या मैच नहीं करते यहाँ पे? इन सब का थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी सेम है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज प्लेस्ड टुगेदर विद द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब यूनिक और मल्टी हमने दोनों को क्या करते हैं यहाँ पे? प्लेस टुगेदर कर दिया। चलिए अगली प्रॉब्लम क्या आ गया फिर यहाँ पे? थर्ड आ गया बेटा जी न्यूट्रिशन। ये बात सही है, ये खाते नहीं है, मतलब ये जैसे खाते हैं उनसे अलग तरीके से यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखोगे तो आपको दिखाई देगा प्लांट इज ऑटोट्रॉफिक एंड दे बोथ आर हेटेरोट्रॉफिक। तो मैं कहूंगा यहाँ पे autotrophic organisms are placed together with the heterotrophic mode of nutrition organism। हमने यहाँ पे ऑटो वाले को प्लेस कर दिया बेटा विद द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी सिमिलरिटी नहीं है, इनका माना एनिमल से अलग है, एनिमल से तो अलग है, बट इन सबका भी आपस में अलग अलग है। किसी का बेटा जी यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक है तो किसी का यहाँ पे सेप्रोट्रॉफिक है, तो कोई यहाँ पैरासिटिक है यहाँ पे। मतलब यहाँ बेटा जी इनका मोड भी सेम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगले वर्ड में आते हैं। हमने वर्ड उठाया बेटा जी यहाँ पे आपका सेल वॉल। माना इन सबके बाद सेल वॉल है, बट व्हाट अबाउट सेल वॉल कंपोजिशन? व्हाट अबाउट सेल वॉल कंपोजिशन? क्या तीनों की सेल वॉल एक है? नहीं मेरे भाई, बैक्टीरिया के बाहर जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। जबकि फंगस के बाहर जो सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, एंड प्लांट के बाहर जो सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। पॉइंट देखिएगा, आपने जो कैरेक्टर्स यूज किए थे उन कैरेक्टर्स में दिक्कत ला दी मैंने। तो पहले टाइप ऑफ सेल ही एक नहीं है, यहां प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल साथ साथ रख दी। थैलस कोई यूनिसेलुलर है तो ये क्या है? यहाँ पे मल्टी सेलुलर है। तो मैं कहूंगा भैया जी यहाँ तो सेल्स में प्रॉब्लम है, कोई एक सेल का ऑर्गेनिज्म तो यहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तीसरा आ गया बेटा न्यूट्रिशन।
माना इनका न्यूट्रिशन इनसे अलग है, इनका यहाँ पे जो तरीका है खाने का वो इनसे अलग है, माना बात को यहाँ पे, बट भाई इनका यहाँ पे ऑटो नहीं है, यहाँ फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स प्लेस टुगेदर विद इन द सेम किंगडम दैट इज प्लांटी। मैंने बोला फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स प्लेस टुगेदर विद इन द सेम किंगडम दैट इज प्लांटी। समझ सकते हो बात को, प्लांट तो ऑटो है, जबकि ये दोनों जनाब कैसे यहाँ पे हेटेरो। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के। सेल वॉल की कंपोजिशन, माना तीनों के बाहर सेल वॉल है, all have the cell wall, but bacteria cell wall is made up of peptidoglycan, fungus cell wall is made up of chitin, and the plant cell wall is made up of cellulose। तो क्या सेल वॉल भी सेम है इन लोगों की? वो भी तो डिफरेंट है, फिर ये सब एक ग्रुप में कैसे आ सकते हैं? पॉइंट उठेगा इस बात पे। बट साइंस बड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लंबे टाइम तक, मतलब सोचिएगा 1758 से लेकर लंबे टाइम के लिए, मतलब करीबन 100 साल तक हम इसी को फॉलो करते रहे, क्योंकि हमारे पास कुछ नया नहीं आया। साइंस आगे बढ़ी, फिर आगे अगला किला। चलते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। अप्रोक्स 100 इयर्स तक यही सिस्टम चलता है, चलेगा। अभी तो हम नीचे लिख लेते हैं। अब बात आगे बढ़ी और अब आ गया बेटा जी अगला, सॉरी, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो अभी आपने लिमिटेशन पढ़ी, वहां पे एक लिमिटेशन थी कि प्लांटी के अंदर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर आर प्लेस टुगेदर, ये प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम को ठीक कर दिया गया। कैसे ठीक कर दिया गया? जो भी दुनिया में ऑर्गेनिजम्स थे बेटा जी, उनको उसने उस प्रॉब्लम को उसने ठीक किया। उसने क्या कहा कि भाई लाइनस साहब ने दुनिया को डिवाइड किया था प्लांटी में और एनिमलिया में, ठीक है। उसने क्या किया, एक नया बीच में ग्रुप निकाल दिया। कौन सा ग्रुप निकाला बेटा जी? प्रोटिस्टा। अब वर्ड आता है, सर ये देने वाला कौन था? तो इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था बेटा जी आपका यहाँ पे अर्नेस्ट, सॉरी, अर्नेस्ट हैक्कर। देने वाला कौन था यहाँ पे? अर्नेस्ट हैक्कर। कब दिया बेटा जी यहाँ पे? इट इज गिवन इन 1866। काफी टाइम लग गया, करीबन 100 साल का टाइम लग गया बेटा जिसके पीछे यहाँ पे, तब जाके आया बेटा जी यहाँ पे किंगडम क्लासिफिकेशन 1866 में। अब उसने क्या किया, यहाँ प्लांटी के अंदर जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को उसने ठीक किया। उसने क्या किया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को उठा के उसने इस ग्रुप में रख दिया। मतलब इस ग्रुप में सोचो क्या आ गया, उसने यहीं पे तो रख दिया बेटा जी आपके यहाँ पे, सोचो यूनिसेलुलर में क्या क्या आ गया। उसने यहीं पे रख दिया अमीबा, यहीं पे उसने रख दिया बेटा जी पैरामीशियम, यहीं पे उसने रख दिया बेटा जी आपके यहाँ पे एल्गी, और यहीं पे उसने रख दिया बेटा जी यहाँ पे आपको, और अच्छी बात करें यहाँ पे बैक्टीरिया। फिर यहां क्या बच गया? यहां बच गया भाई फंगस और प्लांट, और यहां कौन बच गया आपका? एनिमल। प्रोटोजोआ को उसने उठा के यहां रख दिया था, प्रोटोजोआ यहां पे आ गया। अब प्रॉब्लम को समझ कर देखो, प्रॉब्लम कहां आती है। उसने यहां पे जो थैलस को लेके प्रॉब्लम थी उसको उसने ठीक तो करना चाहा, बट अब इसमें प्रॉब्लम आ गई। तो प्रोटिस्टा के अंदर भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बेटा जी यहाँ पे? पहली प्रॉब्लम, प्रोकैरियोटिक सेल प्लेस्ड विद द यूकैरियोटिक सेल। जो प्रॉब्लम वहां थी वो प्रॉब्लम यहाँ भी हमें दिखाई दे रही है कि प्रोकैरियोटिक सेल को उसने साथ रख दिया। किसके बेटा जी? यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की। पहली बात। दूसरी बात बेटा जी यहाँ पे, यहां अगर मैं देखूं बेटा जी अमीबा को, मैं देख रहा हूं बेटा जी यहाँ पे एल्गी को, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैच नहीं कर रहा। इवन
सेल स्ट्रक्चर भी मैच नहीं कर रहा, सेल वॉल वाले भी और विदाउट सेल वाले आर प्लेस टुगेदर। तीन लिमिटेशन में यहां बोल रहा हूं। क्या पहले लिमिटेशन क्या बोले मैंने यहां पे आपका, प्रोकैरियोटिक सेल प्लेस्ड विद द यूकैरियोटिक सेल, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम बेटा जी, organism with the cell wall and without cell wall placed together. Organism with the autotrophic mode of nutrition placed with the heterotrophic mode of nutrition organism. मतलब यहाँ पे तीन प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही थी। मतलब फिर दोबारा यहाँ पे काम नहीं चला। मतलब उसने एक थैलेस वाले को ठीक तो किया यहाँ पे, जो यहाँ पे प्रॉब्लम थी थैलेस वाले उसने उसको तो ठीक कर दिया। अब यहाँ पे सारे यूनिसेलुलर है, बट ये यूनिसेलुलर भी तो एक जैसे नहीं है, ना तो इनका न्यूट्रिशन मैच करता है, ना इनका सेल का स्ट्रक्चर मैच करता है बेटा जी यहाँ पे आपका। तो अभी भी यहाँ प्रॉब्लम फंसी हुई, ना यहाँ पे टाइप ऑफ सेल मैच करता है, प्रॉब्लम यहाँ वैसे एक वैसे खड़ी रही। साइंस आगे बढ़ती जा रही थी, उसने कहा मैंने एक प्रॉब्लम तो ठीक कर दी, बट अभी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। मतलब अभी बेस्ट क्लासिफिकेशन नहीं निकल के आ रहा, अभी तक कमियां हैं क्लासिफिकेशन में, अभी समझ नहीं आ रहा क्लासिफिकेशन। ये बातें देखो आने में लग गया बेटा जी 100 साल का। मतलब कब आई ये बातें यहाँ पे, इन द 1866 में सब बातें हुई बेटा जी। बात और आगे बढ़ी बेटा जी, हमें थोड़ा रब करना पड़ेगा। अब आती है बेटा जी यहाँ पे अगली बात, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था बेटा जी कॉपलैंड। कब दिया बेटा जी, 1956 में दिया। मतलब करीबन 100 साल का टाइम यहां भी लग गया आने में। अब इस जनाब ने क्या किया, इन्होंने भाई सेम काम किया, जो भी दुनिया के ऑर्गेनिजम्स थे बेटा जी उनको उसने नहीं छेड़ा किंगडम को, उसने प्लांटे को। उसने कहा भाई आप सही हो जो कुछ हो। उसने कहा भाई एनिमल या जो कुछ हो बहुत बढ़िया है। उसने कहा प्रोटिस्टा में थोड़ी दिक्कत है, मैं इस प्रोटिस्टा को ठीक करता हूं। उसने नाम नहीं छेड़ा, उसने एक नया नाम इंट्रोड्यूस कर दिया बेटा जी। कौन यहाँ पे आपका, मोनेरा। उसने एक नया नाम इंट्रोड्यूस कर दिया, कौन सा बेटा जी, मोनेरा। उसने कहा चलिएगा यहाँ पे जो टाइप ऑफ सेल की प्रॉब्लम है मैं उसको ठीक करता हूं। और उसने क्या किया, सारे के सारी जो प्रोकैरियोटिक सेल थी उनको उसने उठा के कहां रख दिया, मोनेरा। अब देखो बेटा जी, अगर आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो, देखो डाइवर्सिटी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर उसका आप लॉजिक सेट करोगे तो बेटा जी। शुरू में हमने टैक्सोनॉमी को समझा दिया, सिस्टमैटिक समझ लिया। अब मैं समझा रहा हूं क्लासिफिकेशन विद द टाइम चेंज होने लग रही थी, क्योंकि कैरेक्टर्स नए नए आने लग रहे थे। यहाँ पे हमारी स्टडीज बढ़ती जा रही थी। टू किंगडम में प्रॉब्लम थी, वहां पे प्रॉब्लम थी थैलेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसको ठीक किया प्रोटिस्टा ने। माना बेस्ट नहीं था, बट उससे तो बेटर था, यहाँ एक प्रॉब्लम थी टाइप ऑफ सेल की, तो इसने कहा चलो मैं उस टाइप ऑफ सेल को ठीक कर देता हूं। उसने एक नया किंगडम बना दिया, कौन सा बेटा जी, मोनेरा। उसने क्या किया, सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स को उठा के उसने रख दिया कहां पे बेटा जी, मोनेरा। तो एक बात देखो, विद द टाइम जब ये इवोल्यूशन जो हुई, विद द टाइम जो नए क्लासिफिकेशन आ रहे हैं, मतलब इंप्रूवमेंट तो होता जा रहा है ना, चीजों का इंप्रूवमेंट तो यहाँ पे होता जा रहा है। उसने क्या किया, यहाँ पे उन्हें इन ग्रुप्स को नहीं छेड़ा, उसने क्या किया, इस ग्रुप में से उठा दिया किसको बेटा जी, यहाँ पे आपका प्रोकैरियोटिक सेल को। उसने कहा भाई बाकी सब कुछ तो ठीक है, जो बातें चलती है तो सब कुछ ठीक है, यहाँ पे जिस यहाँ पे चीजें क्लासिफाई की गई वो सही बात है, बट जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को ठीक कर रहा हूँ। यहाँ पे जो टाइप ऑफ सेल की प्रॉब्लम है उसको ठीक कर देता हूँ, उसकी नई चीज बना देता हूँ। कौन बेटा जी, यहाँ पे आपका मोनेरा। उसने क्या किया, यहाँ पे सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स को लाके उठा कर रख दिया, चीज ठीक चल रही थी। बट इनमें जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ऑर्गेनाइजेशंस की बेटा जी, यहाँ पे सेल वॉल है सेल वॉल नहीं है, ऐसे साथ बैठे हैं, ऑटो वाला हेट्रो वाले के साथ बैठा है। यहाँ पे सेल वॉल की कंपोजिशन मैच नहीं करी, वो प्रॉब्लम तो वैसे वैसे रखी है। मतलब अभी तक ये बेस्ट तो नहीं है ना, बट ये पिछले वाले से कुछ कैसा है, ठीक है। कितने किंगडम आ गए बेटा, 4 किंगडम आ गए। 5वां किंगडम जो है वो किसका है, जो सबसे जबरदस्त किंगडम बना।
5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये देने वाला कौन था बेटा जी? यहाँ पे RH विटेकर, RW विटेकर। इस जनाब ने दिया किंगडम क्लासिफिकेशन। कब दिया बेटा जी? यहाँ पे इन द 1969। मतलब 4 किंगडम से 5 किंगडम आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और उसने इस क्लासिफिकेशन को दे दिया। अच्छी बात क्या है उसके बारे में बातें करते हैं। पहले हम समझ के देखते हैं उसने क्या किया। उसने सबसे पहले बेटा जी यहाँ पे ये कहा कि जब मैं क्लासिफिकेशन करूंगा तो मैं 4 कैरेक्टर्स का यूज करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, पेपर के अंदर एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, आपके बातें याद रखनी है। What are the characters that are chosen by the Whittaker for the classification? तो मैं उसको लिख देता हूं पहले साइडों में। उसने 5 कैरेक्टर यूज किए थे बेटा जी यहाँ पे। पहला क्या उसने बेटा जी? सेल स्ट्रक्चर। दूसरा उसने क्या बेटा जी यहाँ पे? थैलस ऑर्गेनाइजेशन, या मैं कह दूं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसकी बॉडी बनी किस चीज से है। थर्ड बेटा जी यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ बेटा जी यहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन। और पांचवा बेटा जी फाइलो जेनेटिक। ये वर्ड मैंने आपको बता चुका हूं। फाइलोजेनेटिक क्या है बेटा जी? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। कि इवोल्यूशन के व्याप में देखे कौन किससे इवॉल्व हुआ है, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है, उसने उसकी नॉलेज को लगाया। वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं उस कंसेप्ट को पढ़ के देखा। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी उसने पढ़ा बेटा जी यहाँ पे। और उनकी बॉडी का, उनके थैलस का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसने उसको भी पढ़ा बेटा जी यहाँ पे। और सेल के स्ट्रक्चर याद रखना, मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है नहीं, मैंने कहा यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर, सेल टाइप नहीं बोला, मैंने कहा सेल स्ट्रक्चर बोला उसने यहाँ पे। कि सेल स्ट्रक्चर कैसा था कैसा नहीं था। याद रखना इस बात को बेटा जी। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। तो बेटा जी इन 5 बातों का आपको ध्यान रखना है। चले अब इसके व्यापक में डिवाइड करते हैं। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो आज खत्म भी नहीं होगा, बहुत जबरदस्त पढ़ना है इसके बारे में तो हमें यहाँ पे। पर फिलहाल हम सुनते हैं, चीजों को समझते हैं। उसने बेटा जी डिवाइड किया सेल। उसने कहा भाई सेल जो है वही तो बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ है। उसने सबसे पहले कहा दुनिया में 2 तरह के सेल्स होते हैं, हम टाइप ऑफ सेल को निकाल देते हैं। याद रखना उसने सेल स्ट्रक्चर का यूज किया था कि सेल कैसा है कैसा नहीं। उसने उसमें एक पहले बात ये देखी क्या सेल में न्यूक्लियस है या नहीं है। तो उसने कहा भाई सेल न्यूक्लियस वाली है, सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, तो इसका स्ट्रक्चर अलग है। एक ऐसी भी सेल है जिसमें ना तो न्यूक्लियस है ना मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है, उसने कहा ये प्रोकैरियोटिक सेल अलग है। तो उसने जो क्राइटेरिया यूज किया बेटा, जो यूज किया उसने सेल स्ट्रक्चर, तो उसने उसके बिहाफ पे सेल्स को 2 कैटेगरी में उठा के रख दिया। उसने पहली कैटेगरी रखी बेटा जी यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल। और आप डेफिनेशन क्या दोगे यहाँ पे? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अपसेंट। और यहां उसने क्या कहा? यूकैरियोटिक सेल, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। कभी भी डेफिनेशन में न्यूक्लियस की बातें मत किया करो कि यहां न्यूक्लियोइड होता है यहां न्यूक्लियस होता है, ऐसी बातें मत किया करो बेटा जी। यहाँ पे बात क्या करो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अपसेंट है और यहां मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स बेटा जी आपके प्रेजेंट है। उसने उस बिहाफ पे 2 अलग अलग ग्रुप बना के तैयार कर दिया। ठीक बात है। चलिए उसने कहा भाई अब मैं इस जनाब को उठा के रख देता हूं और इस जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल रहेंगे उस किंगडम का उसने नाम रख दिया बेटा जी मोनेरा। मतलब उसने कॉपलैंड को बिल्कुल फॉलो किया, उसने उसकी बात को उसने सही माना। उसने कहा बिल्कुल मोनेरा के नाम में वर्ड यूज करते, उसमें कौन सी टाइप के सेल आगे बेटा जी यहाँ पे ऑल प्रोकैरियोटिक सेल बिलोंग टू द मोनेरा किंगडम। अब उसने कहा यहां बच गए सारे यूकैरियोटिक सेल। ठीक बात। उसने इनके बिहाफ पे कहा नंबर ऑफ सेल। यहां लिखा उसने सेल का स्ट्रक्चर कैसा है
यहाँ उसने कहते नंबर ऑफ सेल, और इसमें हाँ नंबर ऑफ सेल मानिएगा कैसे, उसने यहां से उठा के, सॉरी एक एक कर लो, यहां पे उसने फिर तोड़ दिया और उसने यहां पे रखा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल, सॉरी यहां पे उसने रखा बेटा जी यूकैरियोटिक तो है, याद करो मैंने जब आपको क्लासिफिकेशन समझाया था लेक्चर में, टैक्सोनॉमी में सबसे पहले, तो मैंने क्या समझाया था आपको, स्टूडेंट है, मेल है, फीमेल है, चश्मे पहनती है, चश्मे नहीं पहनती है, फास्ट टैग की वॉच रखती है, फास्ट टैग की वॉच नहीं पहनती है, विपिन सर के स्टूडेंट है, विपिन सर के स्टूडेंट नहीं है, ऐसे यूज किया था, वैसे वर्ड यूज कर रहा हूं, मेमोरेंट सोलोगनल, अब्सेंट, परजेंट, एक सेल है, बहुत सारी सेल है, इस तरह तो चीजें यूज हो रही है बेटा जी। चलिए उसने कहा मेरे भाई इस किंगडम का मैं नाम रख देता हूं प्रोटिस्टा, ठीक कर दिया उसने प्रोटिस्टा, ठीक। उसने कहा अब आता है भैया जी मल्टी सेलुलर, दो किंगडम निकल के आ गए, तीसरे किंगडम पे आते हैं। उसने कहा आज मैं यहाँ पे यूज करूंगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या ये कर लेते हैं पहले यहाँ पे सेल वॉल, उसने अगला कैरेक्टर यूज किया सेल वॉल, प्रेजेंट है या अब्सेंट है, तो उसने यहां पे यूज किया सेल वॉल अब्सेंट, तो उसने कहा ये जो किंगडम बन गया वो है यहां पे एनिमलिया, ठीक है। उसने यहां पे कहा सेल वॉल प्रेजेंट, ठीक बात है। अब उसने यहां पे कहा, यहां पे मैं वर्ड यूज करता हूं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसने कहा हेट्रोट्रॉफिक, तो उसने इसमें उठा के रख दिया बेटा जी फंगाई को, और उसने यहां पे यूज किया बेटा जी ऑटोट्रॉफिक, और यहां उठा के रख दिया बेटा जी उसने किंगडम, देखो 5 आ गए बेटा जी, 1 2 3 4 और 5, कैसे क्लासिफाई किया समझ में आ गया, पढ़ रखा आप लोगों ने 9th क्लास में, कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैंने टेबल बना के आपको समझा दिया। ये टेबल अभी बहुत कुछ चेंज आएगा इस टेबल में, अभी बस सिर्फ समझ के देखो मैं चीज क्या समझा रहा हूँ आपको, यहाँ चीज क्या समझा रहा हूँ उसको समझ के देखो, यहाँ पे इस तरह से उसने क्लासिफाई कर दिया। बट उसने जो 5 कैरेक्टर यूज किए, मैंने 5 कैरेक्टर्स के बारे में बातें की नहीं अभी तक यहाँ पे, उसके लिए मैं एक नई टेबल बनाऊंगा, उस टेबल को समझेंगे यहाँ पे। बट फिलहाल बात समझ में आई बेटा यहाँ पे, आई या नहीं आई? ये बेटा उसमें ये किंगडम आ गया कौन सा 5 आज तक हमारी एनसीईआरटी बुक, 9th की एनसीईआरटी बुक, 11th की एनसीईआरटी बुक, आज तक जिस किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रही है, जिसको आज तक हम पढ़ते जा रहे हैं, हमारे बायोलॉजिस्ट आज भी चीजों का अगर फॉलो करते हैं, किसको करते हैं बेटा जी यहाँ पे आर.एस. विटेकर को करते हैं, मतलब आज तक 5 किंगडम पे काम चलता है। बट ये सही नहीं है, 5 किंगडम के बाद 6 किंगडम भी आ चुका है, पढ़ा है आप लोगों 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक में मेंशन है बेटा जी यहाँ पे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ चुका है यहाँ पे, इवन साइंटिस्ट का नाम भी लिखा हुआ बेटा जी यहाँ पे कार्ल वुड्स, उसकी बातें भी करना जरूरी है यहाँ पे। तो फिलहाल आपके 5 किंगडम खत्म होता है, ठीक है। इसके बातें बहुत सारी होगी क्योंकि डिटेल में अगर हमें पढ़ना है 5 किंगडम ही पढ़ना है, तो इसको हम अगले बार में बात करेंगे। फिलहाल हम 6 किंगडम की बात कर लेते हैं आपके साथ में। वर्ड आ गया बेटा यहाँ पे अगला 6 किंगडम क्लासिफिकेशन।
देने वाला कौन था बेटा जी यहाँ पे, कार्ल वुड्स। इन्होंने दिया बेटा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक्चुअली उन्होंने 6 किंगडम ना देकर उन्होंने अच्छा वर्ड यूज किया था बेटा जी 3 डोमेन। उन्होंने यूज किया था बेटा जी 3 डोमेन सिस्टम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। उसने किस चीज के बिहार पे डोमेन्स को क्लासिफाई किया, यही इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको याद रखना है बेटा। उसने क्या था, ऑन द RNA जीन सीक्वेंस। और अच्छी बात बोलते हैं 16S RNA सीक्वेंस। कंफ्यूज नहीं होना, वर्ड को समझने में। आप ही कहते हो सर डीएनए जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से आरएनए बनाता है। सुनना जरा वर्ड को, डीएनए जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो बेटा जी आरएनए बनाता है। और दुनिया में आरएनए बेटा 3 प्रकार के होते हैं। एक आरएनए का नाम होता है बेटा जी एमआरएनए, एक का नाम होता है बेटा जी टीआरएनए और एक का नाम होता है राइबोसोमल आरएनए। जो आरएनए डीएनए का मैसेज लेके जाता है प्रोटीन फैक्ट्री के पास यानी कि राइबोसोम के पास में कि किस प्रकार का प्रोटीन बनाना है। जो आरएनए मैसेज लेके जाता है राइबोसोम के पास कि किस प्रकार का प्रोटीन बनाना है, वो मैसेज लेके गया तो उसका नाम क्या होता है एमआरएनए। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से राइबोसोम के पास जो ट्रांसफर करता है उसका नाम होता है बेटा जी टीआरएनए। जो ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड को फ्रॉम दी साइटोप्लाज्म टू दी राइबोसोम। आरएनए फुल फॉर्म होती है बेटा जी राइबोसोमल आरएनए दैट इज प्रेजेंट विद इन द राइबोसोम। ये राइबोसोम को बनाने में जो हेल्प करता है वो कौन है बेटा जी यहाँ पे आरएनए। नाम को समझो यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए मतलब द आरएनए दैट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोम। जो राइबोसोम को बनाने में इन्वॉल्व हो रहा है वो कौन है बेटा जी यहाँ पे आरएनए। इसके अलग अलग टाइप होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। जब आप हायर क्लासेस में आओगे तो आपको और आगे समझ में आएगी बातें। जब आप और आगे पढ़ोगे अपनी जब जितना जितना आगे सिलेबस बढ़ेगा आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी। बट फिलहाल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिलहाल इस वर्ड को समझिए आरएनए और उसी आरएनए का टाइप ने लिखा बेटा जी 16S आरएनए। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा जी, डाटा याद रखना है। मैंने बात लिखी आरएनए क्या होता है राइबोसोमल आरएनए और उसके टाइप लिखा बेटा यहाँ पे 16S आरएनए। उसके सीक्वेंस के बिहार पे उसने कहा दुनिया में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे बिलोंग टू द 3 डिफरेंट डोमेन। उसने पूरी दुनिया के ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन में तोड़ दिया। उसने पहले डोमेन का नाम लिखा बेटा जी आर्किया डोमेन। यहां पे लिख देता हूं बेटा जी डोमेन के नाम, ठीक है। उसने कहा इस आर्किया डोमेन से बिलोंग करते हैं बेटा जी आर्कीबैक्टीरिया। ये बन गया बेटा जी किंगडम, ठीक है। उसने दूसरा बोला बेटा जी अगला डोमेन का नाम बेटा जी यहाँ पे बैक्टीरिया। और उसने कहा इस डोमेन से बिलोंग करता है किंगडम दैट इज मोनेरा। यानी कि मोनेरा किंगडम में कौन आता है बैक्टीरिया डोमेन आता है, ठीक है। यह मैं कहूंगा इस डोमेन का एक पार्ट है बेटा जी। और तीसरा है बेटा जी यूकैरिया डोमेन। डोमेन का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे यूकैरिया। और उसने कहा इस डोमेन से बिलोंग करते हैं प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमल। अब चाहो तो अगर डोमेन की बात हो तो डोमेन कितने हैं बेटा जी यहाँ पे 3 डोमेन है। क्वेश्चन आए तो टैकल करते हैं कितने डोमेन है बेटा यहाँ पे 3 डोमेन है। अगर बात आती है
किंगडम कितने का मैं कहूंगा किंगडम 1 2 3 4 5 और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब आप कहोगे सर ये किससे निकला, तो मैं कहूंगा एक्चुअली मोनेरा किंगडम को इसमें तोड़ दिया। अकॉर्डिंग टू विटेकर क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आर्कीबैक्टीरिया बिलोंग टू द मोनेरा किंगडम। ये दोनों है तो बैक्टीरिया की सेल, दोनों प्रोकैरियोटिक सेल हैं, बट आप जब इसकी सेल वॉल को पढ़ोगे तो इसकी सेल वॉल बिल्कुल अलग होती है। इसके अंदर जो राइबोसोम होता है, उसके अंदर जो 16S RNA होता है वो अलग है, और इसके पास जो राइबोसोम होता है उस राइबोसोम में जो 16S RNA बेटा जी वो अलग है। मतलब एक्चुअली मोनेरा किंगडम के दो हिस्से कर दिए, एक का नाम रख दिया उसने आर्कीबैक्टीरिया, एक में क्या आ गया मतलब एक को उसने रख दिया नाम आर्क, एक का नाम रखा उसने बैक्टीरिया। एक्चुअली ये वर्ड का मतलब क्या है, आर्किया वर्ड का लैटिन भाषा में मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब ये वो बैक्टीरिया है जो सबसे पहले आया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन, तो ये अलग है। और ये है बेटा जी यू बैक्टीरिया, मतलब आज के जो मॉडर्न बैक्टीरिया है ये वो वाला किंगडम है बेटा। मतलब आज के जो मॉडर्न बैक्टीरिया है, मतलब जो बाद में इवोल्व होके बने थे वो सब मोनेरा में रखे, और जो सबसे प्रिमिटिव टाइप के जो बैक्टीरिया हैं उनको उसने रखा बेटा जी यहाँ पे आर्कीबैक्टीरियम, यानी कि उसने उसे रखा आर्क। दोनों स्ट्रक्चर में डिफर करते हैं बेटा जी यहाँ पे, सेल वॉल का, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग अलग है इनका बेटा जी यहाँ पे। इवन आपके इनमें राइबोसोम तो 70S है, बट उस 70S में जो राइबोसोम में जो RNA है बेटा जी वो भी कैसे यहाँ पे अलग अलग है, तो हमने कहा उनकी सीक्वेंस के बिहाफ पे उसने उनको डिवाइड कर दिया। आज के लेक्चर में ज्यादा बोर नहीं करूंगा आप लोगों को, सिर्फ इतनी सी बातें। आज मैंने आपको किंगडम क्लासिफिकेशन समझा, मैंने ये बताया विद द टाइम ये चेंज होता गया था, जैसे जैसे नए कैरेक्टर आते गए क्लासिफिकेशन नया नया होता चला गया था बेटा जी। जो आपके सिलेबस में है आपको इसे समझना है। छोटी सी बातें समझाइए, अभी हम पढ़ेंगे बेटा जी विटेकर का और अच्छे तरीके से यहाँ पे चीजों को क्लासिफाई करेंगे, बहुत सारी चीजें हमारी वहीं क्लियर हो जाएंगी। कैसे कैसे होंगे उनकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे यहाँ पे, जब तक आप इनको अच्छे से समझिएगा, जब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, डाउट आए तो मुझसे पूछते रहिएगा। चलिए।